नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, इस बात में किसी को भी शक शुबहा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं दिखाएगा। जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कुछ सालों का, उसमें लगातार वो ऐसे ही फैसले दे रहा है जिसमें सरकार को कोई तकलीफ ना हो, सरकार के हर पक्ष को जायज़ ठहराते हुए उसने उसे मंजूरी दी है, उसके पक्ष को बहाल रखा है और जो उसके खिलाफ मामले गए हैं उनको या तो नीचे दबा दिया गया है या उनकी सुनवाई बहुत धीरे चल रही है या फिर उनमें फैसले जो भी आए हैं वो सरकार के पक्ष में गए हैं। इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में भी यही होना था, ये सब लोग मान के चल रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है सरकार के पक्ष में, उसमें भी वो बहुमत से फैसला आया है, यानी जो बेंच थी उसके तीनों जज उस फैसले पर सहमत नहीं थे। एक जज जस्टिस संजीव खन्ना ने डिसेंट नोट दिया है, असहमति का अपना इजहार किया है कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है और उसके जो बिंदु हैं 3-4 उन पर मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है, एक तो ये कह दिया है कि जो पर्यावरण की मंजूरी है वो सही तरीके से दी गई है। लैंड यूज जो सबसे बड़ा मसला था इसका, लैंड यूज का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको भी उसने वैध ठहरा दिया है। और बस ये दो शर्त, छोटी एक शर्त रखी और एक सलाह दी है। शर्त ये रखी है कि जो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी है, पुरातत्व संरक्षण समिति, उसकी मंजूरी ले ली जाए। पहले ले ली जानी चाहिए थी, हम अभी इस पर फिर से बात करेंगे। और दूसरा, सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्मॉग टावर लगा जाए और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाए। ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के इरादे से ये सलाह दी गई है। तो ये सलाह और ये शर्त कोई बहुत मानी नहीं रखती है, क्योंकि जो केंद्र सरकार चाहती थी मंजूरी, हाई सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा, वो उसे मिल गया है और वो अब अपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर बेधड़क आगे बढ़ सकती है। बेशक हिंदुस्तान बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन ये 20,000 करोड़ की फिजूल खर्ची वो करके मानेगी, ये उसने अपना इरादा जाहिर कर दिया। प्रधानमंत्री ने उसका भूमि पूजन भी कर चुके हैं वो, और इस मामले में ऐसा कतई नहीं लगता कि सरकार इस पर पुनर्विचार करने वाली थी। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का उसको हरी झंडी मिल गई है, तो अब तो वो पीछे हटने से रही। इसके लिए क्या क्या होगा ये कई बार आप सुन चुके होंगे, कितनी इमारतें तोड़ी जाएंगी, उस जो ख़ास इलाका है उसका नक्शा बदल दिया जाएगा, वहाँ एक नई पार्लियामेंट बनाई जाएगी, वहाँ पर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति रहने के लिए अलग से आवास बनाए जाएंगे। तो ये सारे परिवर्तन उस इलाके में कर रहे हैं जो कि पुरातत्व और विरासत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरा पक्ष है उसका। और तीसरा पक्ष पर्यावरण संबंधी था, उसकी भी अवहेलना बहुत बुरी तरह से की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सब पर अब पर्दा गिरा दिया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सबसे खास बात हम आज जिस पर चर्चा करना चाहते हैं वो है जस्टिस संजीव खन्ना की जो आपत्तियां हैं या असहमतियां हैं वो क्या हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण हैं इस पूरे मामले के सिलसिले में। शायद आप जानते होंगे कि जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस HR खन्ना के पुत्र हैं और जस्टिस HR खन्ना ने इमरजेंसी के दौरान उस समय एक ऐसी अपना डिसेंट नोट दिया था एक ऐसे मामले में जिसने पूरे देश को हिला दिया था। और ये बिल्कुल अप्रत्याशित था कि उस समय जबकि इमरजेंसी थी और इंदिरा गांधी एक डिक्टेटर की तरह देश पर राज कर रही थी, कोई जज ऐसा करेगा। और इसकी सज़ा भी डॉक्टर जस्टिस HR खन्ना को भुगतनी पड़ी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश बनना था, लेकिन उनको बनने नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो वो परंपरा भी आप जस्टिस संजीव खन्ना में देख सकते हैं। लेकिन इन सब बातों पर बातचीत करने से पहले मैं दो छोटी छोटी सी गुजारिश आपसे कर लेना चाहता हूँ। पहली तो ये कि sathhindi.com का ऐप आप तुरंत कृपया गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और अगर वहाँ से ना हो सके तो इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में
उसका लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com की मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। ये पत्रकारों द्वारा संचालित एक संस्थान है और पत्रकारिता के उसूलों पर काम करने वाला संस्थान है। ये स्वतंत्र पत्रकारिता करता है, गोदी मीडिया नहीं है जिसे कारपोरेट से फंडिंग मिलती है, जिसे सरकार से फंडिंग मिलती है, और वो 10 तरह के धतकर्म करता है। इसलिए अच्छी पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए, इसकी सदस्यता ग्रहण कीजिए। सदस्यता का ब्यौरा इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में मिल जाएगा आपको। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। वापस मुद्दे पर लौटते हैं कि आखिरकार जस्टिस संजीव खन्ना ने ये कमाल कैसे किया। 2 और 3 सदस्यों की बेंच थी, 2 सदस्यों ने एक तरह की राय व्यक्त की और तीसरे जस्टिस संजीव खन्ना ने इसके विपरीत राय जाहिर की है। और उन्होंने जो बातें कही उस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी उनमें मुख्य रूप से 4 मुद्दे उठाए गए थे। पहला, प्रोजेक्ट को जो पर्यावरण की मंजूरी दी गई है वो गलत तरीके से दी गई है। फिर जो कंसल्टेंट इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए चुना गया उसमें भी भेदभाव बरता गया है। तीसरा, लैंड यूज में बदलाव की मंजूरी गलत तरीके से दी है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह गलत काम किया है या उससे गलत काम करवाया गया है। और चौथा ये कि जो पुरातत्व संरक्षण समिति है, कमेटी है, उसकी मंजूरी नहीं ली गई जो कि पहले ली जानी चाहिए थी। तो ये 3 मुद्दे थे जिन पर कोर्ट को विचार करना था। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कोर्ट ने बाकायदा इसको खारिज कर दिया है और एक सलाह दे दी है और एक शर्त रख दी है कि बस इससे आपका काम हो जाएगा। तो अब ये मुद्दे मैं जस्टिस संजीव खन्ना के हवाले से इन पर बात करूंगा कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले को देखा और अपनी असहमति में क्या क्या दर्ज कराया है। देखिए, ये पूरा फैसला जो है ये इस असहमति के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो बात बाकी 2 जज या तो उनकी उपेक्षा कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे या उसे दबा देना चाहते थे, वो जस्टिस संजीव खन्ना की इस असहमति के नोट में उभर कर सामने आया है। पहला तो ये कि जब इस तरह का फेरबदल करना होता है, इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं आप, तो आपको पब्लिक को एक पब्लिक हियरिंग करनी होती है कानूनन, जिसमें आप लोगों से आपत्तियां मांगते हैं कि अगर हम ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो किसी को कोई आपत्ति है या नहीं है। अब ये शर्त पूरी करने के लिए सरकार ने क्या धांधली की, उसने केवल 48 आवर्स यानी 48 घंटे का समय दिया लोगों को। और इस 48 घंटे में भी 1300 के आसपास आपत्तियां दर्ज कराई गई। इन आपत्तियों को भी केंद्र सरकार ने अनदेखा कर दिया। तो ये एक हमारे देश में एक तरह की तानाशाही चल रही है, स्वेच्छाचारिता चल रही है कि एक व्यक्ति को तुगलकी अंदाज में काम करने की आदत पड़ गई है और उसे मतलब नहीं है नियम कानूनों से। उसे ये करना है तो करना है, 20,000 करोड़ रुपए फूंकने हैं तो फूंकने हैं, यहाँ पर नई संसद बनाना है क्योंकि मेरा नाम फिर युगों युगों तक याद रखा जाए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने बनवाई थी। तो इस अहंकार और इस प्रतिष्ठा के लालच में उन्होंने इसको थोपना था तो थोप दिया है देश पर। अब देश भी क्या कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट भी उसे रोकने को तैयार नहीं है। तो ये जो जन सुनवाई का पक्ष था इसको अनदेखा किया गया। ऐसे मौके पर उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, उनकी आपत्तियों को पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद कोई फैसला किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने केवल इसकी औपचारिकता पूरी की। फिर आइए आप पुरातत्व संरक्षण समिति से उससे मंजूरी नहीं ली गई और जब ये मामला कोर्ट में चला गया तब 5 दिसंबर 2019 को सरकार ने वहां कहा कि हम इससे मंजूरी लेने की प्रक्रिया में हैं, हम उसके लिए कदम उठा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण, ये पूरा इलाका आप देखिए कि ऐतिहासिक रूप से और पुरातात्विक रूप से, वास्तुविद के रूप से, नगर आयोजना की दृष्टि से, सबकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है दिल्ली का और हिंदुस्तान का। ये पूरा इलाका बहुत सोच समझकर, बहुत प्लान करके वास्तुविदों ने बनाया था। उसमें छेड़छाड़ सरकार करना चाहती है तो उसमें जाहिर है कि बहुत सारी इमारतें प्रभावित होगी, इसलिए इस समिति से मंजूरी लेना जरूरी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहाँ
इससे करीब 14 से 16 इमारतें इससे ढहाई जानी हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। और इस पूरा जो इलाके का वास्तुशिल्प है और जो पर्यावरण का महत्व है वो इस हेरिटेज जोन में, जिसको प्रथम श्रेणी में रखा गया है, वहाँ पहले किसी किस्म के निर्माण की इजाज़त ही नहीं थी। ढहाना तो दूर की बात है, लेकिन वहाँ ये सब अब किया जाएगा। तीसरा है लैंड यूज़ का परिवर्तन। दिल्ली जो डेवलपमेंट एक्ट है उसमें अचानक एकदम से ये बदलाव करके, नोटिफिकेशन जारी करके और लैंड यूज़ को बदल दिया गया कि वहाँ पर इतनी ज़मीन 100 एकड़ की ज़मीन है, उसको इसमें ये परिवर्तन करना है। और ये अभी कमेटी से मंजूरी भी नहीं ली है। पर्यावरण कमेटी की मंजूरी इसके बाद मैं आता हूँ उस पर किस तरह से ली गई। तो ये 2 काम सरकार ने तुरंत कर दिए और उसको सही ठहराया। अब पर्यावरण की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी मंजूरी ली गई है, ये सही बात है, लेकिन वो भी उसी तरह से ली गई है जिस तरह से मैंने कहा कि पब्लिक हियरिंग जो होनी चाहिए सही ढंग से, सही प्रोसेस के तहत, वो नहीं हुई। ना तो कोई सार्थक चर्चा हुई, बस ये है कि पर्यावरण की जो मंजूरी देती है एक्सपर्ट कमेटी उससे मुहर लगवा ली गई। तो ये चारों काम सरकार ने बिल्कुल मनमाने तरीके से किए हैं और आप समझ सकते हैं कि ये एक बिल्कुल निरंकुश सरकार का अंदाज है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाकर कोई बहुत नेक काम नहीं किया है, कोई देश हित में काम नहीं किया है, कोई दिल्ली के हित में काम नहीं किया। हमारी जो धरोहर है उसके संदर्भ में उसका ये फैसला बहुत ही, कहना चाहिए, विध्वंसक साबित हो सकता है। पर्यावरण का भी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ सैकड़ों पेड़ काटे जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी और इतना बड़ा निर्माण शहर के बीचों बीच होगा, उससे नए सिरे से वहाँ पर पॉल्यूशन फैलेगा। तो ये तमाम समस्याएं इस प्रोजेक्ट से खड़ी होनी हैं। सरकार ने सेना के काम करने वाले लोगों की सैलरी में कटौती की है कोरोना के नाम पर, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कटौती करने के लिए तैयार नहीं है। 37,000 करोड़ रुपए केवल सेना के में काम करने वाले लोगों की तनख्वाहों में और भत्तों में कमी करके सरकार ने कटौती कर दी है। इसी तरह से दूसरी जगह लाखों की कटौती की गई है। तो जब कारपोरेट को पैसे देना होता है तब कोई दिक्कत नहीं होती, सरकार को जब खुद को खर्च करना होता है तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब पब्लिक को, सेना को, किसानों को पैसा देने की बात आती है तो वो आर्थिक स्थिति का हवाला देती है, रोना रोती है, दुहाई देती है और उनको उनकी मांगों को नहीं मानती। जैसा कि हम देख रहे हैं, किसान बैठे हुए इतने दिनों से, उनकी कोई सुनवाई ठीक ढंग से नहीं हो रही, टाला जा रहा है लगातार। अभी तक सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो जस्टिस संजीव खन्ना ने जो कुछ कहा है वो पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल सही है, अपनी जगह पर दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से इन मुद्दों को हल्का मानकर अनदेखा किया है और सरकार को हरी झंडी दी है। सरकार को ये हरी झंडी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम एक ऐसे देश और एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां न्यायपालिका भी चेहरा देखकर न्याय दे रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का और ये हम सब का दुर्भाग्य है कि हमें हमारा 20,000 करोड़ रुपए यहाँ ऐसी चीज में झोंके जा रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका नुकसान ही नुकसान है। तो लेकिन हम असहाय हैं, बेबस हैं और हम यही इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आंदोलन करने जाएंगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे और आपको जेल में ठूंस दिया जाएगा। तो बड़ी बुरी स्थिति है और ये कोर्ट की स्थिति तो और भी निराशाजनक इस और एक फैसले के बाद नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।